हम लोग कौन सा आज बायोलॉजी देख रहे थे। चल रहा था चैप्टर नंबर 12, ठीक है, स्केलेटन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो आज इसका छठा पार्ट हो जाएगा ना, आज लास्ट पार्ट हो जाएगा इसका। ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। और ऐसे देख लेना, बायोलॉजी का लगभग सारा चैप्टर करवाया हुआ है, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में एक बार जाना, न्यू वाला बायोलॉजी देखना, ओल्ड वाला मत देखना, बहुत खराब उसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो न्यू वाला देखो, वहाँ पर जो बना हुआ है फोल्डर, उसमें लिखा हुआ है आईसीएससी कौन सा बायोलॉजी न्यू वीडियोज, ठीक है। तो लगभग सारा चैप्टर तुम लोग का हो चुका है, कुछ कुछ बचा हुआ है पार्ट, उसको बस हम फिनिश करने में लगे हुए हैं। इसी की तरह फिजिक्स का भी कौन सा नया वाला वीडियो देखना, फिजिक्स का भी सारा कुछ हो चुका है। तो चलो हम लोग तो आज चैप्टर 8 को स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले ये है ना, देख लो, इसको भी समझना है और साथ में थोड़ा सा हम कुछ अलग से डायग्राम ले रखे हैं तुम लोगों के लिए, इस डायग्राम को भी समझना है। और डायग्राम हम लोग का आई थिंक यहाँ पर होना चाहिए, नहीं, ये रहा। तो इसको भी हम लोग समझेंगे। इससे पहले एक इंफॉर्मेशन है नए स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, उनको एक बार बता दिया जाए, इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि क्या क्या तुम लोग इस चैनल पर पढ़ सकते हो। तो जो नए स्टूडेंट है वो इसको देख सकते हैं, उनके लिए जरूरी है। और जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो ऑलरेडी जानते हैं क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है, वो चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तुम लोग इस नोटिफिकेशन को एक बार मेन कटिंग मॉल बोकारो में आप सभी का स्वागत है। और आज का क्लास स्टार्ट होने वाला है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले जो नए स्टूडेंट है उन लोग को एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दें। जो लोग नए हैं उनके लिए, ठीक है। जो पुराने हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कंटेंट मिल जाता है। जो नए हैं उन लोग को हम एक बार बता दें कि ये चैनल सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है, क्या क्या यहाँ पर मिल जाता है। तो देखो, मीन के लिए मॉल बोकारो में यहाँ पर जो कंटेंट है, यहाँ पर क्लास 9-10 के लिए तुम लोगों को मिल जाएगा मैथ, साइंस, एसएसटी। आईसीएससी बोर्ड की बात करो तो यहाँ तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एसएसटी, ये सारा कुछ तुम लोग को मिल जाता है एक ही चैनल पर। और अगर 9th की बात करें तो 9th का ऑलरेडी कॉन्साइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और साथ में मैथ भी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, या फिर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर भी ये सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा तुम लोग को आईसीएससी क्लास 9 वालों को एसएन का तो मतलब मिल ही जाएगा। मैथ में तीनों अवेलेबल है, चाहे एसएन की बात करो या फिर कॉन्साइज मैथ की बात करो या फिर एमएल अग्रवाल मैथमेटिक्स की बात करो, सारा का सारा अवेलेबल है यहाँ पर। एसएसटी बस होना बाकी है, वो भी हो जाएगा। तो ये सारा जो चैप्टर है 9-10 तक के लिए सारा कुछ इस चैनल पर तुम लोग को मिल जाता है। 11-12 में जाओगे तो यहाँ पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलेगा। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो तो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पर ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा तुम लोग का, मेंस का हो जाएगा, एडवांस का हो जाएगा। इसके अलावा अगर तुम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग कर चुके हो तो फिर गेट और आईएएस के लिए भी यहाँ पर मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब कि इस चैनल पर गेट और आईएएस का प्रिपरेशन किया जा सकता है। गेट आईएएस उन लोगों के लिए होता है जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। 9-10 के लिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर तुम अभी 9th में हो तो देखो, 9th में तुम लोग को मोशन, फोर्स, वर्क और एनर्जी और ग्रेविटेशन पढ़ना है, ठीक है। कंपटीशन आज के समय में काफी ज्यादा बढ़ चुका है, एक चीज से छुपा हुआ है नहीं। तो तुम लोग अगर सोच रहे हो ना कि 9 में 9 खत्म कर ले, 10th में 10th खत्म कर ले, 11th 12th में फिर मतलब ऐसे अगर कर लोगे कि 9 में चलो 100 मार्क्स ले आए, चलो 9 मेरा अच्छा है, साल भर तैयारी किए 100 मार्क्स ले आए। 10 में भी वही करोगे तुम लोग। तो इस तरह से जब 11th में जाओगे ना तो 11th में भी तुम लोग का 100 मार्क्स आ जाएगा, 12th में भी 100 मार्क्स आ जाएगा। लेकिन एक बात समझ लेना, 100 मार्क्स ला करके मेंस और एडवांस क्लियर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कंपैरेटिव एग्जाम के लिए तुम लोग को अलग से टाइम निकालना ही पड़ेगा। और इस तरह से अगर पढ़ोगे ना कि 9th में 9th करना है और 11th में 11th करना है तो फिर कंपैरेटिव एग्जाम तुम्हारा छूट जाएगा। तो तुमको करना क्या होगा, 9th से ही, बहुत सारे लोग 8 से ही कर देते हैं, पर कम से कम 9th से तो तुम लोग का स्टार्ट कर ही दो। 9th से ही तुम्हारा जो चैप्टर जो मैच कर रहा है 11th 12th का, उसको हाई लेवल का मतलब जो हायर लेवल जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल जब एक चैप्टर जब पढ़ रहे हो ना फिजिक्स का, तो साथ में थोड़ा एससी वर्मा की देख लो, ठीक है। एससी वर्मा क्लास 11th के लिए है और एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, मेंस और एडवांस के लिए। तो जब ये सारा चैप्टर करो तो थोड़ा सा एडवांस रूप में उसको पढ़ो और उसको एडवांस रूप में पढ़ करके एससी वर्मा का जो न्यूमेरिकल है वो सारा सारा 9th में ही सॉल्व कर लो। और भी चैप्टर से जल्दी से आगे बढ़ेंगे वो सारा बताते जाएंगे। उसके बाद अगर तुम 10th में हो
तो 10th में तुम लोग को इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने को मिलेगा, लाइट पढ़ने को मिलेगा। तो एक बार जब तुम लोग 10th में करते हो ना, तो उस समय इसको थोड़ा सा डिटेल में डीपली पढ़ लो, और डीपली पढ़ करके जो एससी वर्मा का बुक है 12th वाला, उसको सॉल्व कर लो, तो इतना चैप्टर एटलीस्ट तुम लोग का 9th 10th में कवर रहेगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेट वगैरह भी मैच करता है, तो वो सब तो चलो बाकी जैसे जैसे पढ़ाएंगे बताते चलेंगे। और ये सब तुम लोग के पास कोई अदर सोर्स है तो उस सोर्स से कर सकते हो, नहीं तो हम खुद इन सब का वीडियो बना करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से भी तुम लोग ये सब कर सकते हो, इस चैप्टर कंटेंट में थोड़ा सा डीपली स्टडी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो देखो यहाँ पर पहले इस चैनल का नाम ईडू फॉर ई था। ठीक है, तो ईडू फॉर ई था वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पर कंटेंट जो था सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए था। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ प्रिपरेशन करते थे जो गेट का यहाँ पर वो लोग करते थे ना जो गेट का तैयारी कर रहे थे या फिर आईएएस का तैयारी कर रहे थे। ठीक है, पर अभी क्योंकि गेट और आईएएस की तैयारी करने के लिए बीटेक ठीक होना चाहिए। ठीक है, बीटेक का जो सिलेबस है ठीक से कंप्लीट होना चाहिए, और बीटेक सही से करने के लिए तुम लोग को 11th 12th अच्छा चाहिए। ठीक है, और 11th 12th अच्छा हो इसके लिए तुम लोग को 9th से, मतलब अगर तुम लोग बीटेक करना चाहते हो तो कम से कम क्लास 9 से तुम लोग को तैयारी करना शुरू कर देना होगा। ठीक है, मतलब बेस स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो उस बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने इस चैनल का कंटेंट जो है बढ़ा करके जो सिर्फ बीटेक के लिए था हमने 9 से लेकर के बीटेक कर दिया। ठीक है, तो अब तुम लोग 9 से तैयारी करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो अभी पहले जो ईडू फॉर ई था अभी वो मी अकेडमी नाम है। मी अकेडमी का मतलब हो गया मेक इंजीनियरिंग इजी। यहाँ पर देखो तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो फैकल्टीज है आईआईटी कानपुर से, जादवपुर यूनिवर्सिटी से, आईएसएम धनबाद से है और आईआईटी पटना से। इनका रैंक जो दिया हुआ है वो रिपोर्ट 2018 के मुताबिक है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर तुम लोग को ऑनलाइन टेस्ट मिल जाता है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी देख सकते हो कि मेनली जो चैनल है हमारा गेट आईएएस और आईआईटी जेई के लिए, पर आईआईटी जेई तक पहुंचने के लिए हम लोग को हमारे लिए जरूरी है कि 9th 10th हम लोग थोड़ा सा ढंग से करें। उसके बाद अगर हमारा सेंटर देखोगे तो हमारा सेंटर फिलहाल ऑफलाइन सेंटर चास बोकारो में है, चैप्टर 4 बोकारो में है और संतोषपुर कोलकाता में है। ठीक है, तो चलो अगर मेरे क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो हम खुद जादवपुर यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग को जब हम काउंसलिंग के लिए गए थे तो एनआईटी सिक्किम मिला था, 2 राउंड में कंटिन्यू एनआईटी सिक्किम मिला था। फिर थर्ड राउंड जाने का बारी था, पर थर्ड राउंड जाना हम उचित नहीं समझे क्योंकि तब तक मेरा जादवपुर यूनिवर्सिटी से मतलब ये आ गया था कि वहां पर एडमिशन आप करा सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं और चलते हैं हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्लास। थैंक यू। चलो, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो बोन से रिलेटेड जो पार्ट्स था, जॉइंट्स वगैरह था, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब जॉइंट्स के बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो है मसल्स के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग मसल्स कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम लोग का ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। और एक बार थोड़ा वोटिंग वगैरह तुम लोग कर लेना, अभी कौन सा सब्जेक्ट तुम लोग को चाहिए करंट में। अभी मैंने वोटिंग कराया तो 50% लोग मैथ और 50% लोग फिजिक्स की बात कर रहे थे। हालांकि फिजिक्स ऑलरेडी कॉन्साइज को सारा कुछ पढ़ाया जा चुका है। हाँ, उसको क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है तो क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। और मैथ तो 3 मैथ का बुक 9th का करवाया जा चुका है। ठीक है, चलो अभी हम लोग मसल्स देखते हैं। क्या दे रखा है? द मसल्स इज द बॉडी, मसल्स इन द बॉडी प्रोवाइड द मीन्स ऑफ ऑल मूवमेंट। हमारे बॉडी को जो मूवमेंट प्रोवाइड करता है वो कौन कराता है? मसल्स करवाता है। ठीक है, सिर्फ हड्डी रहने से हम लोग चल फिर नहीं सकते। और मसल्स जो होता है ना वो उसको फोर्स करता है। पहले जो नर्व होता है ना, माइंड माइंड से मतलब सिग्नल निकलता है, वो नर्व को बोलता है कि ऐसा करने के लिए बोलो मसल को। जैसे हाथ को ऊपर उठाना है, ठीक है,
नर्व संदेश देगा इस मसल को कि इसको अपनी तरफ खींचो, तो ये मसल क्या होगा, इस हाथ को, इस हड्डी को, मतलब इस हाथ में जो हमारा हड्डी है ना, उसको अपनी तरफ खींचेगा तो हाथ हम लोग का मुड़ जाएगा। तो मूवमेंट हमारे बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है ना कहीं मसल्स के वजह से हो रहा है। दे कवर द स्केलेटल फ्रेमवर्क, स्केलेटल फ्रेमवर्क को तो एक कवर करता ही है, एंड आल्सो गिव शेप टू द बॉडी, बॉडी को ये एक सही शेप भी देता है ना। सोचो अगर बिना मसल्स का बॉडी होगा तो कैसा होगा। मसल्स हेल्प टू मेंटेन बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर मतलब कि जैसे सिटिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, स्टैंडिंग होना हो गया, खड़ा होना, चलना, ये सारा जो है ना, ये सब में दशा पोस्चर जो होता है उसको ये मेंटेन करके रखता है हमारा मसल। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पर कुछ खास मिला नहीं है, पर एग्जाम में अगर पूछ दे कि मसल का काम क्या है तो ये 3 पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो। मस्ट मसल्स आर लॉन्ग बंडल ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू, तो इसमें ज्यादातर केस से बना होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। ईच मसल यूजुअली हैज 2 इंड, हमारे मसल के कितने इंड होंगे, 2 इंड होंगे। एक इंड वही टेंडन वाला जो होता है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और फिक्स्ड होता है। ए फिक्स्ड इंड वेयर द मसल ऑरिजिनेट, वो फिक्स्ड इंड होता है जहां से हमारा मसल ऑरिजिनेट निकलता है। देखो इस फिगर में, देखो इसको, देखो ये मसल जो होता है ना कहाँ से निकलता है, इस फिगर में दिखाया हुआ है। यहाँ पर देखो ये मसल यहाँ से निकल रहा है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। ठीक है, ये टेंडन वाला हिस्सा है, पार्ट से, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये तुम्हारा मसल है, देखो एक तरफ से निकल रहा है, ये फिक्स्ड इंड है, ये भी यहाँ पर फिर फिक्स्ड इंड हो जाएगा। ठीक है, और इसको ये मूव कराने का काम कर रहा है। तो ऐसे हम लोग जो बोलते हैं ना, मसल का फिक्स्ड इंड इसको बोलेंगे और इसको मूवेबल इंड बोलेंगे। ये जो हिस्सा होता है ना, मदद करता है, या तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर फैलेगा। ऐसे मसल को तुम लंबा नहीं कर सकते हो। अगर मसल इतना बड़ा है ना, नॉर्मल हाथ को ऐसे रखो तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ हुआ मसल का। ठीक है, इस मसल को और फैलाया नहीं जा सकता, कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। जब मोड़ेंगे ना तो ये देखो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अभी ये नॉर्मल स्थिति में है। ठीक है, तो मसल को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल स्थिति में छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखो टेंडन के बारे में पढ़ना है थोड़ा, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना, ये वाला हिस्सा जहाँ से हड्डी से जुड़ा हुआ है ना उसको टेंडन बोलेंगे। अरे यहाँ पर भी 2 मसल्स है ना, एक बाइसेप है और दूसरा ट्राइसेप है, और दोनों का फंक्शन देखो बिल्कुल अपोजिट है। एक ये जब हम लोग हाथ को मोड़ते हैं ना तो ए वाला अपनी तरफ खींचता है इसको, पर ए उसका अपोज करता है ना। और जब हम लोग हाथ को सीधा करते हैं ना तो ऐसा नहीं कि ए वाला धक्का देगा इस हाथ को, ये धक्का नहीं देगा, ये खींचेगा। तो दोनों का काम क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के उल्टा काम करता है दोनों। दोनों हमेशा मतलब खींचने का, एक अपने तरफ खींचेगा दूसरा अपने तरफ खींचेगा, तो एंटागोनिस्टिक मसल इस तरह के मसल को बोलते हैं। ठीक है, बॉडी में देखने को मिलता है। अभी ए वाला खींच रहा है इसके अपोजिट, फिर जब सीधा करेंगे ना तो ए वाला खींचेगा इसके अपोजिट। ठीक है, तो होता है एंटागोनिस्टिक मसल। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। चलो टेंडन समझा दिए। यहाँ पर बोल रहा है कि ए फिक्स्ड इंड वेयर द मसल ओरिजिनेट्स, एक फिक्स्ड इंड होगा जहां से हमारा मसल क्या होता है, निकलता है। जहाँ टेंडन से निकल रहा था ऊपर हड्डी के पास से, देख रहे थे ना। और दूसरा क्या होता है, मूवेबल इंड व्हिच पुल्स सम अदर पार्ट, और दूसरा मूवेबल इंड होता है। मूवेबल इंड दिखाए थे बीच वाला हिस्सा। ठीक है, अब देखो हड्डी का एक हिस्सा यहाँ पर है, टेंडन है, फिर यहाँ पर टेंडन है, दोनों जगह पर टेंडन हो गया और बीच में मसल है। ठीक है ना, तो ये वाला मूवेबल पार्ट हुआ। ये मत समझना कि यहाँ पर वाला टेंडन को मूवेबल पार्ट मत बोल देना। दिस मूवेबल इंड इज ड्रॉन आउट टू फॉर्म ए टफ स्ट्रक्चर, the tendon which is attached to the bone. When stimulated by a nerve, the muscle contracts to become shorter. जब नर्व, हम बताए थे ना कि सबसे पहले मस्तिष्क से सिग्नल भेजा जाता है और वो सिग्नल जाएगा इस मसल्स को, और मसल बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट होना है। ये मसल को मतलब माइंड जो होता है ना, वो नर्व को सिग्नल देकर के भेजता है कि मसल को सिकुड़ना है या फिर फैलना है। ठीक है, तो यही बोल रहा है। when stimulated by a nerve, नर्व के द्वारा स्टिमुलेट होने के बाद द मसल कॉन्ट्रैक्ट, मसल जो होता है वो सिकुड़ता है, टू बिकम शॉर्टर, छोटा होने के लिए, एंड थिकर, मोटा भी हो जाता है जब छोटा होता है तो, एंड दस इट पुल्स द बोन
एट द मूवेबल इंड, और ये जो है ना मूवेबल इंड की तरफ क्या करता है, बोन को खींचता है ना। ऐसे करेंगे तो ये इस तरफ खींचेगा। मसल कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, मसल जो होता है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, दे कैन नॉट लेंथन। हम पहले ही बताया कि उसका जो लेंथ होता है फिक्स होता है, उसके लेंथ को तुम बढ़ा नहीं सकते हो, बस उसको छोटा कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग को दे रखा है एंटागोनिस्टिक, और भी है क्या कुछ? ठीक है ना, यहाँ पर भी टेंडन दिखा रखा है, ऊपर बाइसेप है नीचे ट्राइसेप है, वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखो दे रखा है एंटागोनिस्टिक मसल, हालांकि एंटागोनिस्टिक मसल भी हम तुम लोग को अभी समझा चुके हैं। एंटागोनिस्टिक मसल ए स्ट्रक्चर व्हिच हैज बीन मूव्ड बाय ए मसल, इसको समझो ठीक से क्या बोल रहा है। देखो ये क्या बोल रहा है, ए स्ट्रक्चर व्हिच हैज बीन मूव्ड बाय ए मसल। देखो कोई भी स्ट्रक्चर जो है ना, जो मसल के द्वारा मूव कराया जाता है, कैन नॉट रिटर्न टू इट ओरिजिनल पोजीशन विदाउट द एक्शन ऑफ अनदर मसल, है ना। अगर मसल को, इस मसल के द्वारा अगर हम लोग इसको मोड़े हैं इस हाथ को, तो इसी मसल के द्वारा फिर से अपने ओरिजिनल स्थान पर नहीं जाएगा, उसके लिए एक दूसरा मसल को काम करना पड़ता है। वही चीज यहाँ पर देखो लिखा है, स्ट्रक्चर व्हिच हैज बीन मूव्ड बाय ए मसल, एक मसल के द्वारा ऐसे मूव कराया गया, कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अभी फिर से ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगा विदाउट द एक्शन ऑफ अनदर मसल, बिना दूसरे मसल के एक्शन के बिना ओरिजिनल जगह पर वो वापस नहीं जा सकता है। सच मसल्स काउजिंग अपोजिंग मूवमेंट आर कॉल्ड एंटागोनिस्टिक मसल। तो ऐसे मसल जो कि अपोजिट काम करता है, एक के अपोजिट काम करता है, इसको क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्टिक मसल। जैसे कि बाइसेप और ट्राइसेप क्या है, एंटागोनिस्टिक मसल है। द बाइसेप्स मसल ऑफ द अपर आर्म, ठीक है, अपर आर्म का ये जो बाइसेप मसल है, दैट इज अपर, कहाँ गया, मसल ऑफ द अपर आर्म फ्लेक्सेस, फ्लेक्सेस मतलब बेंड होना, दैट इज बेंड्स द लोअर आर्म, जो कि लोअर आर्म को बेंड करवाता है ओवर द अपर आर्म। ये बोल रहा है कि बाइसेप, बाइसेप वो मसल है जो लोअर आर्म को अपर आर्म के ऊपर बेंड करवाता है। स्ट्रेटनिंग ऑफ द लोअर आर्म इज ब्राउट, अब फिर से इसको स्ट्रेट करने के लिए हम लोग किसका मदद लेते हैं, ट्राइसेप का मदद लेते हैं। मतलब इस लोअर आर्म को फिर से स्ट्रेट कौन करवाता है, ट्राइसेप करवाता है। मतलब बाइसेप इसको मुड़वा रहा है, ट्राइसेप इसको फिर से सीधा करवा रहा है। देयरफॉर these two muscles are antagonistic, इसलिए इन दोनों मसल को क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्टिक मसल बोलेंगे। अब देखो काइंड ऑफ मसल, मसल के कितने टाइप है, वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है, और एक कार्डियक मसल है ना। वॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल और कार्डियक, देयर आर अबाउट 400 मसल। टोटल कितने मसल है, लगभग 400 मसल्स हैं हमारे बॉडी में। हड्डियां कितने थे, 206 या फिर 213, है ना। हमने 206 और 213 का राज समझाया था प्रीवियस वीडियो में। दीज मसल्स फॉल इनटू टू कैटेगरी, इसको जनरली दो पार्ट में बांटा गया है, वॉलेंट्री मसल और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल व्हिच आर अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल, वॉलेंट्री मसल जो है वो हमारे कंट्रोल में रहता है, हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा उसको करेंगे। जैसे मान लो कि बाइसेप और ट्राइसेप, बाइसेप को हम बोलेंगे कि मोड़ना है इसको, तो उसको मोड़ देगा, ठीक है। लेकिन अपना कार्डियक मसल जो है ना, जो हार्ट वाला, उसको बोलना कि रुक जाओ थोड़ा देर, देखो रुकता है कि नहीं रुकता है, तो वो हम लोग के इच्छा पर नहीं काम करता है, ठीक है। बस वॉलेंट्री वाला हम लोग के कहने पर काम करता है। इनवॉलेंट्री मसल्स व्हिच आर नॉट कंट्रोल बाय आवर विल, ये जो इनवॉलेंट्री होता है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। कुछ कुछ रहता है जो वॉलेंट्री भी हो सकता है, इनवॉलेंट्री भी हो सकता है। जैसे पलक झपकाना, ये देखो हम लोग अपनी इच्छा से भी झपका लेते हैं, लेकिन तुम चाहो कि ठीक है हमको झपकाना ही नहीं है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, फिर वो झपक ही जाएगा, है ना। तो उसको किसके श्रेणी में रखे, तो एक्चुअली वो वॉलेंट्री भी है, इनवॉलेंट्री भी है। तो एक दो मसल ऐसा है, डायफ्राम एक होता है, डायफ्राम तुम डायफ्राम देखे हो कि नहीं देखे हो, डायफ्राम देखो एक बार दिखा देते हैं। डायफ्राम एक तो पलक हम बता दिए कि वो दोनों में आता है, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री दोनों।
एक डायफ्राम को दिखाते हैं जो हार्ट के बिल्कुल नीचे होता है, वो वाला भी दोनों में आ जाएगा। देखो सर्च करते हैं, अगर मिल गया तो दिखा सकेंगे तुम लोग को। हम्म, चलो उसका इमेज फिलहाल आ नहीं रहा है, पर हम उसका लोकेशन बता दे रहे हैं। जैसे मान लो कि इस इमेज को लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये इमेज में देखो यहाँ पर एक लगा रहता है परत टाइप का पतला, ठीक है। इसको कवर करने के लिए वो फैलता और सिकुड़ता है, तो उसको हम लोग अपने इच्छा से चाहे तो फैला सकते हैं और सिकुड़ा भी सकते हैं, तो वो दोनों में आ जाता है, ठीक है। वो फिगर अभी हमको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, नहीं तो एग्जैक्ट हम तुम लोग को दिखा देते। इसमें दिया है क्या? चलो ये तो दिख ही नहीं रहा है। ये वाला होता है, यहीं पर एक कवर करता है, इसमें भी क्लीन हालांकि दिख नहीं रहा है यहाँ पर। गल ब्लाडर है, लीवर है, चलो नहीं दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे परत दे रखा है, वैसा ही कुछ होता है जो ढकने का काम करता है। ऊपर वाला हिस्सा को अलग कर देगा, नीचे वाला हिस्सा को अलग कर देगा, दो पार्ट में बांट देता है, वही होता है हम लोग का डायफ्राम। तो ये दोनों जो होता है ना, वोलेंट्री इनवोलेंट्री दोनों में आ जाता है। आगे पढ़ने को मिल जाएगा इस बुक में भी। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हिच आर अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल, ये तो वॉलंटरी देख लिए, इनवॉलंटरी देख लिए, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। सम मसल लाइक दोज ऑफ द आईलिड्स, देखो आईलिड्स मतलब वही पलक, और दूसरा डायफ्राम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर दे रखा है सम मसल्स लाइक दोज ऑफ द आईलिड्स, आईलिड शिफ्ट हो गया और डायफ्राम हो गया, आर बोथ वॉलंटरी एज वेल एज इनवॉलंटरी। तो याद रहेगा, दो ठो है, दिखा भी दिए फिगर, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों होता है। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल मेक अप द वॉल ऑफ द हार्ट, ये हार्ट का वॉल को बनाता है। हार्ट का जो वॉल बना होता है वो कार्डियक मसल से बना होता है। दे आर कैपेबल ऑफ रैपिड मूवमेंट, ये क्या होता है, दे आर कैपेबल ऑफ रैपिड मूवमेंट, ये फास्ट मूवमेंट कराने में सक्षम होता है। एंड डू नॉट टायर इजली, अरे इजली टायर्ड भी नहीं होता। टायर्ड मतलब क्या, टायर्ड हो जाएगा तो फिर हम लोग देखने के लिए रहेंगे ही नहीं कि टायर्ड हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल, हालांकि कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल शायद सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं, ठीक है। लेबर मैकेनिज्म, तो फिर इतना ही हम लोग का है बायोलॉजी, ठीक है। ऐसे एक बार तुम लोग देख लेना तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं है, ये थोड़ा सा पार्ट्स है, आई थिंक सिलेबस में नहीं है, हम छोड़े। तुम लोग एक बार देख लेना, अगर होगा तो कमेंट करके बता देना, तो हम इस पार्ट को भी कवर कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो को क्लोज कर लेते हैं और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।